Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for that generous introduction. हॉल में बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, मुझे काफ़ी लोग जानते हैं. अब मैं यहाँ से 25 साल पहले चला गया था कराची और आई डोंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू माय मदर ऑर्गेनाइजेशन. जब भी ये किसी फंक्शन में बुलाती है, वो कम ही बुलाते हैं वैसे. आज जो आप सुबह से बातें सुन रहे हैं बड़ी मज़ेदार, बड़ी आपने इंटरेस्ट लेके सुनी और बड़ा मुश्किल होता है पैसिव लिसनिंग, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने ऑफिसेज़ में बड़े बड़े माशाल्लाह VVIPs हैं. तो VVIP को जब पैसिव लिसनिंग करनी पड़े, और मुझे भी करनी पड़ती है, हमें अल्लाह ने इस उम्र में जाके थोड़ा रुतबा दे दिया, तो मुझे वहाँ तो अपना जो दोस्त है जो अब्बास से अब्बासी है वो बड़ा याद आता था. तो यॉर्निंग बड़ी आती थी, लेकिन आपने माशाल्लाह अच्छा अभी तक अपने आप को कंडक्ट किया है. सो मेरे ख्याल से मैं 3-4 मुझे जो काम दिया है कि मैं खुर्रम शहजाद साहब से सवाल जवाब करूं और एज एक्सपेक्टेड हार्ड टॉक करूं. तो उससे पहले मैं एक छोटा सा आसान भी पैदा कर दूं, इनके लिए भी आपके लिए भी, फिर दोबारा आएंगे इस वाले हॉट टॉक पे. मुझे लगता है कि जब ये लास्ट टाइम जब हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, CFO कॉन्फ्रेंस, और वी वर ऑल गियर्ड अप एंड वर प्लानिंग टू कम ओवर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस एट टू लाहौर. तो उस वक्त आपको पता है कि बड़ा एक एक्ट हुआ जिसमें अल्लाह ने हमें खैर बड़ी कामयाबी दी और अल्लाह ने बहुत हमें इज़्ज़त दे दी. खुर्रम साहब उस वक्त फिनेंस मिनिस्टर के साथ और हमारे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर के साथ एक रोड शो कर रहे थे. तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि खुर्रम साहब, जब पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान वाज अंडर अटैक और आप लंदन में बैठ के एक रोड शो कर रहे थे, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी उस वक्त और आपके बाकी कोलीग्स की? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Farid bhai. First of all, thank you all the ICAP's organizers, ICAP's President Saab, Saifullah Saab, and the entire team, Samiullah Saab, and everyone from the ICAP community के उन्होंने इनविटेशन दिया और इस एक्सचेंज का मौका दिया. एंड थैंक्स टू यू फरीद भाई, आपके साथ एक अच्छी एसोसिएशन रही है. सो पहले तो मैं कहूँगा कि जी नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कहा जाता है कि जी दे टॉक टू मच एंड दे टॉक फॉर टू लॉन्ग. सो माई सेल्फ नाउ बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं ये वादा करता हूँ कि आई विल बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स. तो कोशिश मैं करूँगा जी. तो एक तो आपने जो सवाल पूछा है, मेरे ख्याल में ये हमारे स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, ये आपने मुझ पे थोप दिया है. लेकिन इट वाज क्वाइट अ टाइम, क्वाइट अ वीक, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप इन्वेस्टर के साथ जब मिलने जा रहे हैं और बैक होम एक वॉर शुरू हो गई है, तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर साहब, हम लोग जो है UK ऑफिशियल से भी मिले थे और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे थे. और हमारा एक रोड शो प्लान था जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो बड़े फंड्स होते हैं जो दुनिया की बड़ी कंपनीज को होल्ड करते हैं. आपको पता है उसमें बड़े नाम है, ब्लैक रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड है, वैनगार्ड है, विलिंगटन है, एंड यू नेम इट. मैं आपको बताऊं, एक छत के नीचे तकरीबन $25 ट्रिलियन, आई यूज द वर्ड ट्रिलियन डॉलर्स, $25 ट्रिलियन अंडर वन एम्ब्रेला वहाँ मौजूद थे इन्वेस्टर्स. और जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, हमारी ये सोच थी कि क्या अब हमें इन्वेस्टर्स के सामने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. ये बड़ी, देखें हम रोड शो करते हैं, आपको पता है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये काम होता है कि हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पिच करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स को और लोकल इन्वेस्टर्स को. उसमें होता ये है कि जब आपके यहाँ इस तरह का बैक होम कोई इशू चलता है, तो आप की जो टॉक ऑफ द टाउन होती है वो मसला हो जाता है, रादर देन ये कि आप अपनी स्टोरी बताने जाएं कि जी हम कितने बेहतर हो रहे हैं या हम दोबारा ट्रैक पे आ रहे हैं. आप यकीन करें, 1 डे बिफोर, बल्कि वो जो रात थी उससे पहले, उस वक्त तक हम अनसर्टन थे कि क्या हम जाएं या ना जाएं. तो एम्बेसडर साहब ने, फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि वी शुड मूव अहेड, क्योंकि अब आप आए हुए हैं तो हम इन्वेस्टर के साथ जाते हैं, बात करते हैं और हम विल टेक दिस इशू अप फ्रंट.
हम उसको जो है पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये बताना ज़रूरी है कि हम किस तरह से रिस्पॉन्स हमने दिया है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और यकीन करें 70 इन्वेस्टर ने अगर आना था तो 120 लोगों ने सब्सक्राइब किया नेक्स्ट डे पे। तो हम जब इन्वेस्टर्स के सामने खड़े हुए हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर साहब ने जब ये बात की है कि वी आर हेयर फॉर बिजनेस, फॉर बिजनेस, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर एंगेजमेंट्स। और पहले हमने ये बात की कि जी देखें, हमने जो रिस्पांस दिया है उसमें आप हमारा करेक्टर देखें, उसमें आप हमारा रिस्पांस देखें कितना मेजर्ड है। और साथ साथ आप देखें हमने सिविलियंस को कुछ नहीं किया, हमने जो है वो अपने जो है दुश्मन के जो है उनके मिलिट्री बेसिस को जो है वो निशाना बनाया है। अब यकीन करें ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर्स ने जब क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ उसमें एक सवाल ये नहीं आया कि जी आपका इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट का जो इशू होगा आगे वो किस तरह से आप लेके चलेंगे। इन्वेस्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात की। और हमारे यहाँ से 10 कंपनियाँ लिस्टेड भी गई हुई थी साथ में, उनके टॉप सारे सीईओज थे, उन सब से बिजनेस की बात की। और इट वाज अनप्रेसिडेंटेड कि पीछे आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कोई हल्का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो दुनिया देख रही है। एंड यू आर देयर टॉकिंग बिजनेस कि जी हम सीरियस हैं और हम पाकिस्तान को सेल करने आए हैं और आप आए इन्वेस्ट करें और आप देखेंगे कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है हैंडल भी करेंगे और इसको हम फर्स्ट होंगे सीज फायर के लिए, हामी भरने के लिए हम फर्स्ट होंगे। यानी कि हम ये कह रहे थे कि जी आप हाथ बढ़ाएंगे तो हम आगे से ये कहेंगे कि जी हम अपने डिफेंस में कर रहे हैं सब, और हम जो है वो पीस के लिए सबसे पहले आगे। और यही हुआ, आपने देखा। और हमने 3 जगहों पे विन किया फरीद साहब। नंबर 1 एक्शन ऑन ग्राउंड, एक्शन ऑन ग्राउंड पे हमने विन किया। सेकेंडली ग्लोबल नैरेटिव पे हमने विन किया। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमने डिप्लोमेसी पे विन किया। लवली जी। और आपकी कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गई थी 9th को। अगर आप 10th या उसके बाद जाते तो मेरे ख्याल से एक दुनिया का और जो प्राइड और जो हम मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। दिस इज द बिगेस्ट शिफ्ट इन पाकिस्तान ओवरऑल इमेज, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे, जिस तरह हमें एयरपोर्ट पे और जिस तरह से एक होता ना आपका एक पूरा जब आप जर्नी होता है पूरा, जिस तरह से लोग हमें मिल रहे थे, अब यकीन करें आई कुड फील इट कि मेरे मुल्क की इमेज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है और हमें दोबारा अल्लाह ने इज्जत दी है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो खुर्रम साहब, ये जो डिप्लोमेटिक और ये जो हमें बहुत सारी सक्सेसेस मिल गई, ये मैं 2 सवाल मिला के एक दूंगा आपको, फिर आप इसका आंसर दे दीजिएगा। इसको इकोनॉमिकली अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट या आप जैसे लोग, हाउ कैन वी कैपिटलाइज ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी जो अल्लाह ने हमें दी। नंबर 2 मेरा इसी के साथ मैं सवाल कर लूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है इन्फ्लेशन कम हुई, पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट जिसे हम कहते हैं वो कम हुआ, करंट अकाउंट के सरप्लसेस ऐसे ऐसे शानदार आए। शाहिद भाई अभी कह रहे थे कि हमारी असल में तो हार्ड टॉक जो है ना वो शायद कारदार साहब अपनी प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारी कर गए हैं। तो कभी कभी आप ये देखें कि कभी एज पीपल हु फॉलो इकनॉमी और इकनॉमिक सारे डिसीजंस को पढ़ते हैं, कभी मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में 1.2 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस भी किसी एक महीने में आ सकता है। अभी भी 1.8 बिलियन डॉलर 10 महीने में हम सरप्लस बैठे हैं। खैर, मेरा सवाल आपसे ये है कि डिस्पाइट ऑल दीज जो हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे वाले मिल गए, इन्फ्लेशन कम, इंटरेस्ट रेट कम, करंट अकाउंट सरप्लस, लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अभी भी पिकअप नहीं कर रही। एग्रीकल्चरल साथ साथ ही है, लेकिन उसका ताल्लुक डायरेक्ट आपसे नहीं है, बट जाहिर है आप यू आर द पर्सन फॉर टू आंसर दिस। वो भी नहीं, सिर्फ सर्विस सेक्टर ही है जो पाकिस्तान को जीडीपी में 58-60% कंट्रीब्यूट करता आ रहा है और करता रहेगा। बट व्हाट इज़ इट लैकिंग? क्यों पाकिस्तान लो लेवल इक्विलिब्रियम में फंस गया है? इसको, इस वाली चीज़ को जो 10th मई के वाक़ये के साथ मिला के हम अपने आप को इनसे कैसे बाहर निकालें? अच्छा जी, आपके जो क्वेश्चन है उसके 2 हिस्से हैं। नंबर 1 इज़ कि ये जो शिफ्ट आया है आपका, ग्लोबल शिफ्ट आया है आपकी एक इमेज में, इसको कैसे कैपिटलाइज करें। ठीक है, देखिए जी, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और
मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस पे एफर्ट्स बहुत जल्दी शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त सेंट्रल एशिया और उस तरफ जो है विज़िट कर रहे हैं, और आपके यहाँ बड़े कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और बड़ा कैटेगोरिकली सपोर्ट किया है। उसमें देखें, कोशिश ये है कि ये जो शिफ्ट आया है इसको अपने रीजनल पार्टनर्स कंट्रीज़, जिसमें आप चाइना भी है, जिसमें आपके यहाँ मिडल ईस्ट की पूरी बेल्ट है, और आपके यहाँ फिर सेंट्रल एशिया और फार ईस्ट एशिया भी है, और फिर साउथ एशिया ऑफ कोर्स है आपके यहाँ, और ज़्यादातर एशिया पैसिफिक भी है, तो और यूएस और यूरोप ऑफ कोर्स दो बड़े पार्टनर्स हैं आपके, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। आप ये देखें कि हमें अब कोशिश ये है कि हम अपनी जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस हैं सबके साथ, उनको हम रिविजिट करें। अब चाइना के साथ आप देखें, हमारे डेट से लेकर इन्वेस्टमेंट से लेकर सीपैक से लेकर बहुत सारी कोलैबोरेशंस हैं, इवन ये डिफेंस पे। तो कोशिश ये है कि हम चाइना के साथ देखें, हमने क्या किया है, हमने चाइना की प्रोडक्ट को मार्केट किया है, बेसिकली पिच किया है हमने, और बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई है लाइव। तो यू विल सी इन द डेज टू कम, इन द मंथ्स टू कम, कि हम अपनी डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस की जो इस तरह की हमारी प्रोडक्शंस हैं, जैसे JF थंडर है, 17 थंडर है, J10C है, और बहुत सारी और हैं, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं JV के अंडर, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। और आप ये खबरें देख भी रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें आपको एडिशनल एक्सपोर्ट नज़र आनी चाहिए और आएगी आपको, नंबर 1। सेकेंडली, मिनरल्स का बहुत पोटेंशियल है, आपको पता है मिनरल्स पे बहुत बात हो रही है, और इसमें 3 बड़े रीजन्स हैं जो इंटरेस्ट जिन्होंने शो किया है। नंबर 1 इज़ US, जो माइंस एंड मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। सेकेंडली, आपकी मिडल ईस्टर्न बेल्ट है, उनका भी मिनरल्स में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट है, एंड चाइना इज़ ऑफ कोर्स इज़ लाइक अ पार्टनर विथ यू ऑफ कोर्स, तो उनका भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मैं आपको बताऊं, एक जो टीथियान बेल्ट है हमारी पूरी, जो अभी डिस्कवर हमने की इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, उस टीथियान बेल्ट में रेकोडेक एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके डिपॉजिट्स हैं, कोई 15 डिपॉजिट्स हैं, उसमें से 5 डिपॉजिट्स पे भी काम हो रहा है, जो एक्सप्लोर करके हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने वो लास्ट कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उसमें रेकोडेक जो बैरक गोल्ड के पास है, इसकी जो प्रोडक्शन आनी है वो आई थिंक 27-28 के दरमियान है। सिंगल आपके डिपॉजिट्स, ये जो आपकी फील्ड है पूरी, रेकोडेक की मैं बात कर रहा हूँ, अकेला $2.8 बिलियन का एक्सपोर्ट आपका शुरू करेगा 27-28 ऑनवर्ड्स, which is going to be 10% of your existing, merchandise export. 10% अकेला। अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि आपने डेमोन्स्ट्रेशन दे दी ऑलरेडी, और फिर आप चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, पूरी मिडल ईस्ट के साथ, US के साथ रीवर्क करते हैं अपनी पूरी इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक पूरी अपनी फ्रेमवर्क, तो ये पाकिस्तान को अगले 10 साल में ना सिर्फ अपना पोटेंशियल पे लेके आएगा, बल्कि आप देखेंगे, मिसाल के तौर पे जैसे कॉपर की हम बात करते हैं, अगर मलेशिया, इंडोनेशिया देखें, अब उनके पास इंडोनेशिया निकल है उसके पास, ठीक है, $22 बिलियन की एक्सपोर्ट की है उसने 1-1.5 साल पहले निकल की। तो कॉपर, जैसे वो कहते हैं ना कि जी निकल इज़ टू इंडोनेशिया, कॉपर इज़ टू पाकिस्तान। तो मैं आपको ये बताऊं कि इतना पोटेंशियल है इसका, और अब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है, और ख़ासकर इस शिफ्ट के बाद अब देखना ये कि हम कितना इस पर कैपिटलाइज करते हैं, कैसे रीवर्क करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए, कि हमारी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है यहाँ से ड्राइव हो, ख़ासकर मिनरल्स से। मैं आपको बताऊँ, हमारे पास कुछ 54 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, 54, हार्डली हम 1-2 हम ऑपरेशनलाइज कर सकें। वहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसको कनेक्ट करें, अपनी कोलैबोरेशन को रिव्यू करें, इसको कनेक्ट करें, और यहाँ इंडस्ट्री लगवाएं मिनरल्स की, रेयर अर्थ मटेरियल्स की, प्लस आपके यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा आपके यहाँ रूम है। हमने AI और क्रिप्टो पे बहुत बात की है। फिर ये डिफेंस का इतना बड़ा आपके पास जो है वो अब एक रूम खुल गया इन्वेस्टमेंट का। तो मैं कह रहा हूँ कि अगले 2-3 साल में ही फरीद साहब हमने इसको क्लोज करना है, अगर हम कर पाए, और इंशाल्लाह हम कर पाएंगे, प्रोवाइडेड के कंटिन्यूटी हो। और जैसे कारदार साहब ने भी कहा कि बहुत सारी
जो फिजिकल साइड पे, एक्सपेंडिचर साइड पे चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूटी के साथ हो। तो आप देखेंगे 2 से 3 साल में उसके विजिबल रिजल्ट्स होंगे। एक तरफ फिजिकल आपकी मैनेज होगा, एक्सटर्नल आपका कंटेन्ड होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, और आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चलते रहे अगर, तो आपकी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ फॉलो करेगी, और वो ग्रोथ होगी सस्टेनेबल होगी, एक्सपोर्ट लेड होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। I've known खुर्रम शहजाद फॉर अबाउट 25 years now, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे, मेरे जहन में भी हैं, बट मैं सिर्फ मोटे मोटे सवाल आज कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम। 2-3 सवालों का एक मैं सवाल करके कहूँ। अभी शाहिदार कारजार साहब की प्रेजेंटेशन में वो SOEs का रोना था जो हम लोग भी सुनते आए हैं, और वाकई जेन्युइन है चीज़ वो। आपका अपना पर्सनल ओपिनियन, प्राइवेट सेक्टर से आप गए, हम लोग सुनते आए हैं, कहते आए हैं कि गवर्नमेंट्स हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। पहला तो क्या आप इसमें बिलीव करते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि SOEs की जो ब्लीडिंग है उसके अंदर पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन प्राइवेटाइजेशन एंड पार्ट लाइज व्हाट ही सजेस्टेड के क्लोज इट डाउन। क्या कितना, लेकिन हमने देखा कि PIA की जब फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन के लिए हम गए तो लोग ज़्यादा सामने नहीं आए, और इससे पहले भी हमने जो अटैम्प्ट्स की, और आपने क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कमीशन में एज एन एडवाइज़र भी बहुत काम किया, यहाँ हमारे अशफाक तोला साहब भी बैठे हैं, उन लोगों ने भी अपना रोल प्ले किया सब ने वो द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। मेरा सवाल ये है कि कितने लोग कहते थे कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, सो हाउ मैनी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड बाय द पीपल whom you just met or have been meeting for the last couple of years, कि पाकिस्तान में जी इतने साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो हम FDI या यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे? देखिए जी, ये तो फॉरएवर होनी चाहिए, स्टेबिलिटी तो फॉरएवर होनी चाहिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए या पॉलिटिकल सेटअप्स के लिए। ये तो फॉरएवर है, ये तो ये नहीं कह सकता कोई कि जी सिर्फ 5 साल के लिए और 10 साल के लिए हो। और दूसरा आपने जो बात की कि जी क्या प्राइवेटाइजेशन और क्या रिस्ट्रक्चरिंग पे आपका बिलीफ है, डेफिनेटली है, तभी मैं जो है इसका हिस्सा बनाऊँ। थर्ड मैं आपको बताता हूँ 5-6 एरियाज़ हैं फरीद साहब, जो आई थिंक हमारी पब्लिक के लिए भी होगा कि हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रही है रिस्ट्रक्चरिंग की साइड पे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की साइड पे। मैं आपको स्पेसिफिक्स बताता हूँ जो कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में हम एक तवातुर के साथ कर पाए, सो यू विल सी द रिजल्ट्स। देखें, प्रॉब्लम यही है ना कि हम सेम जो है वो प्रिस्क्रिप्शन आजमाते रहें और रिजल्ट्स जो है डिफरेंट एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है। और वो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हमेशा कहते हैं कि जी वी नो व्हाट एंड व्हाई इज़ द हाउ पार्ट एंड हु विल डू इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ 6 एरियाज़। नंबर 1 इज़ प्राइवेटाइजेशन, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हुई हैं। मैं 1 बाय 1 आता हूँ। प्राइवेटाइजेशन है, पेंशन रिफॉर्म्स हैं, एनर्जी है, फिजिकल रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, और उसके अलावा कुछ पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं, और उसके साथ SOEs हैं लास्ट में। तो ये 6 एरियाज़ हैं, SOEs, पेंशंस, प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी, और आपके कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं डिफरेंट कैटेगरी में, और आपके जो है आई थिंक लास्ट फिस्कल कहा था मैंने। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्राइवेटाइजेशन का बताता हूँ। अच्छी खबर ये है कि PIA के अंदर तकरीबन 6 पार्टीज़, 6 बड़े ग्रुप्स ने इंटरेस्ट शो किया दिस टाइम। लास्ट टाइम भी था, बट लास्ट टाइम जो डील ब्रेकर्स थे वो हमने रिजॉल्व किए हैं, और वो डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थे, वो बियॉन्ड प्राइवेटाइजेशन भी थे। और हम आपको पता है वो जो हम कहते हैं कि जी आवर हैंड हैज़ बीन फोर्स्ड, हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं तो उसी के अंदर रह के काम करना होगा, उस प्रोग्राम के साथ काम करना होगा। इस आर प्रोग्राम, इस आर नीड, ये IMF को बताने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, ये सही कह रहे थे कि बाहर से कोई आके हमें बताता है तो हमें खुद अपना घर ठीक करना है। भाई मैं पड़ोसी पे जो है कहता रहूँगा कि जी पड़ोसी ने आके मेरा घर ठीक करना है, मैं खुद नहीं करूँगा, तो पड़ोसी या कोई भी जिम्मेदार तो नहीं होगा।